अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन हमारे पास जो होती है ना, ये एनिमल्स के अंदर मौजूद होती है और इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एनिमल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना, वो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनके अंदर जो है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। तो इस तरह जो प्लांट्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, और जो एनिमल्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है हमारे पास? इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। 60 to 80% हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद होते हैं प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर। 20 to 40% हमारे पास लिपिड्स होते हैं और कुछ क्वांटिटी के अंदर, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के मॉडल दिए गए थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आजकल जो मॉडल एक्सेप्ट किया जाता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब हम इन दोनों मॉडल को स्टडी कर लेते हैं। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ना, ये हमारे पास ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो इस तरह है कि उसके अंदर लिपिड बायलेयर है। लिपिड बायलेयर का मतलब ये कि दो लेयर लिपिड्स की हैं और उनके अंदर जो है प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब आउटर लेयर जो है वो दो हैं हमारे पास लिपिड की और दरमियान में प्रोटीन्स लगे हुए हैं, मतलब लिपिड बायलेयर है। ठीक है, इनर एंड आउटर लेयर्स हैं प्रोटीन की। और उन्होंने ये बताया था कि ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये तमाम सेलुलर ऑर्गेनेल्स के अंदर मौजूद होता है। अब एक दफ़ा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम डायग्राम से भी देख लेते हैं कि किस तरह था। ठीक है, ये हमारे पास दो लेयर्स थी बाहर लिपिड की और इसके अंदर ये प्रोटीन्स लगे हुए थे, प्रोटीन सैंडविच हुए हुए थे। ठीक है, ये था हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरह की नहीं होती कि वो लिपिड बायलेयर हो और प्रोटीन उसके अंदर सैंडविच हुए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिजेक्ट हो गई थी। नेक्स्ट जो मॉडल हमारे पास आया था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये था कि जो प्रोटीन की लेयर्स हैं ना, वो कंटिन्यूस नहीं होती और ना ही मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ जुड़ी हुई होती हैं, बल्कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो लिपिड की लेयर के अंदर इम्बेड हुए हुए होते हैं। ठीक है, अब हम एक बार डायग्राम से देखते हैं कि किस तरह इम्बेड हुए होते हैं। ये हमारे पास जो है ये, ठीक है, ये हमारे पास प्रोटीन्स लगे हुए हैं। इसमें हमारे पास ये लिपिड की लेयर्स हैं। ठीक है, और इसमें जो ये प्रोटीन्स हैं ना, ये इनके अंदर इम्बेडेड हुए हैं। ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स ये लिपिड की लेयर्स के अंदर इम्बेड हुए हैं। ठीक है, जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में हमने देखा था कि इस तरह सेपरेट लेयर्स थी प्रोटीन्स और लिपिड्स की, लेकिन इसमें हमारे पास जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लेयर्स हैं लिपिड की और प्रोटीन इस तरह इम्बेडेड हुए हैं। ये इम्बेडेड है लेयर्स के अंदर लिपिड की, और यही मॉडल अब एक्सेप्ट किया जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनकी मदद से वो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को। छोटे छोटे सुराख की मदद से ये कंट्रोल किया जाता है कि कौन से मटेरियल जो हैं वो बॉडी के अंदर जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे और कौन से मटेरियल नहीं जाएंगे। ठीक है, किस मैकेनिज़्म के थ्रू कंट्रोल किया जाता है? एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मूवमेंट होती है मटेरियल की फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन बाय द यूज़ ऑफ एटीपी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, सेल के अंदर और बाहर जो मटेरियल्स आ जा रहे होते हैं उनको इसने कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है कि ये एज अ बैरियर एक्ट करता है। बैरियर मीन से ये सेल कंटेंट, सेल के अंदर जो भी मटेरियल मौजूद है और इन्वायरमेंट के अंदर एक बैरियर के तौर पे एक्ट करता है कि कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने देगा और कुछ मटेरियल को सेल के अंदर जाने नहीं देगा, मीन्स के सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डिफरेंशियली परमिबल और सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर आने जाने देता है। जो उनसे सब्सटेंसेस लिपिड सोलबल होते हैं, जो लिपिड के अंदर सोलबल होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं, इसलिए ये भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। और कुछ आयंस होते हैं, आयंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनको डिफ़िकल्टी होती है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। कुछ सब्सटेंसेस जिनकी सेल के अंदर ज़रूरत नहीं होती उनको पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है, और जिनकी ज़रूरत होती है उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अंदर मूव करवा दिया जाता है। ठीक है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके लिए एनर्जी हमें एटीपी प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से जो है मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते हैं। मूव किस तरह करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड होती है वैक्यूल की फॉर्म में, ठीक है, और वो क्या कहते हैं मटेरियल को अंदर ले लेती है। किस तरह हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इनफोल्ड होगी। इनफोल्ड किस तरह होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से इनफोल्ड हो जाएगी इस तरह। कोई भी मटेरियल यहाँ पे आया होगा वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, ये इनफोल्ड होगी इस तरह, यहाँ पे एक वैक्यूल सा क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि ये अपनी शेप में वापस आ जाएगी और ये वैक्यूल टाइप के जो भी मटेरियल बना था ये अंदर रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है और मटेरियल अंदर मूव कर जाता है। एंडोसाइटोसिस की हमारे पास दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अगर तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सॉलिड मटेरियल मूव करता है, मीन सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग के थ्रू किसी सॉलिड मटेरियल को अंदर लेती है, तो इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग के थ्रू किसी लिक्विड मटेरियल को अंदर लेती है तो हम इसे पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ट्रांसमिट करती है इम्पल्सिस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ताकि कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखा जा सके। ये भी इसका एक फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना।